पहले जो व्यंजन परोसे गए थे, जैसे कि सूखे खरगोश का मांस, वे कविता बंसल के स्वाद के अनुसार बनाए गए थे। वे अपेक्षाकृत भारी थे, इसलिए हालांकि रश्मि सिंह को भी वे बुरे नहीं लगे, लेकिन उन्हें इसकी आदत नहीं थी। अब कुछ बदलावों के बाद तीखापन और नमक बिल्कुल सही थे। स्वाद कलियों को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन अति नहीं। उन्होंने मसाले के रूप में उनकी पसंदीदा प्याज भी डाली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें यह पिछली बार से बेहतर लगा। रश्मि सिंह खाते समय खूब पसीना बहा रही थी। वहीं जगत मेहरा ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ निवाले खाए और अपने पेट में मौजूद 2 पत्थरों का सहारा लेकर उल्टी करने की इच्छा को दबाने की कोशिश की। साथ ही उसने रश्मि सिंह की खाने की प्रतिक्रिया को देखा और अपने द्वारा किए गए बदलावों का विश्लेषण किया। इस बार शामिल किए गए नए व्यंजनों और स्वादों के आधार पर वह रश्मि सिंह के खाने के स्वाद और सामग्री संबंधी प्राथमिकताओं का अधिक व्यापक आकलन कर सका। हालांकि वो वास्तव में रश्मि सिंह को लंबे समय से नहीं जानता था, लेकिन यह समय उसके उत्परिवर्तन के बाद का था। अपनी इंद्रियों की क्षमता में काफी सुधार होने के बाद उनका सबसे अधिक संपर्क रश्मि सिंह, कविता बंसल और जिया राठौर से हुआ। इसलिए वे उनकी छोटी छोटी हरकतों, भावों, आदतों और विभिन्न शारीरिक प्रतिक्रियाओं से भली भांति परिचित थे। आज भी जब वह किसी व्यंजन के प्रति रश्मि सिंह की पसंद का आकलन करता है, तो उसकी वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर जगत मेहरा का निर्णय उसके अपने वर्णन की तुलना में अधिक विस्तृत और सटीक हो सकता है। उफ, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है। रश्मि सिंह ने सूप का एक घूंट पीने के बाद अपनी छवि की परवाह किए बिना अपने पेट को छुआ और गहरी सांस छोड़ी। फिर उसने जगत मेहरा को अजीब नजर से देखा और पूछा, तुमने इतना कम क्यों खाया? ऐसा लगता है जैसे मैंने सारा खा लिया। जगत मेहरा ने अपनी बाइसेप्स की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, कम खाओ और ज्यादा खाओ। यही एक बॉडी बिल्डर का आत्म अनुशासन है। अरे, जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है, रश्मि सिंह ने गुस्से से कहा। जगत मेहरा अचानक थोड़ा भावुक हो गया। उनमें से एक अविवाहित पुरुष था और दूसरी अविवाहित महिला। उनकी मुलाकात भी एक ब्लाइंड डेट के जरिए हुई थी। आमतौर पर अगर कोई पुरुष और महिला अकेले में किसी के घर खाना खाते हैं तो उसे डेट ही माना जाता है। अंत में उनमें से एक का पूरा ध्यान खाने पर था, जबकि दूसरे का पूरा ध्यान खाने वालों की खाने पर प्रतिक्रिया पर था। इसके अलावा वे लगातार अपने मन में ये सोच रहे थे कि खाने वालों के स्वाद के अनुसार व्यंजनों को और बेहतर कैसे बनाया जाए। विषय वास्तव में खाना और पकाना था। मेरा पेट बहुत भर गया है, रश्मि सिंह ने असहज होकर कहा। जगत मेहरा ने अपना सिर खुजाते हुए बेब्सी से कहा, अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई पाचन की दवा, चाय या कॉफी नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। चलो टहलने चलते हैं, तुम्हारे मोहल्ले का वातावरण काफी अच्छा लगता है, रश्मि सिंह ने कहा। इस प्रकार वे दोनों पड़ोस में टहलने निकल गए। अनजाने में वे पड़ोस से बाहर निकलकर पार्क में पहुंच गए, जहां कई चाचा चाचियां छाया का आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे और शतरंज खेल रहे थे। अगली बार मेरे घर आने के लिए थोड़ा समय निकाल लेना। मैं तुम्हें अपने उपकरणों से कुछ गाने रिकॉर्ड करने का मौका दूंगा। पहले केटीवी में आपकी गायकी वाकई बहुत अच्छी थी। ये बहुत ही आकर्षक थी, रश्मि सिंह ने बातचीत करते हुए कहा और विषय बदलकर जगत मेहरा की गायकी पर आ गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझमें कोई संगीत प्रतिभा नहीं है। जगत मेहरा अपनी स्थिति को भली भांति जानता था। लाइव परफॉर्मेंस की वजह से ही उसकी गायकी अच्छी थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग से पोस्ट प्रोडक्शन टीम शायद थक जाती। जिस तरह से तुमने ए पर्सन लाइक मी गीत को इतने भावपूर्ण ढंग से गाया, उससे साबित होता है कि तुम में प्रतिभा है। संगीत में प्रतिभा केवल सुर, स्वर और ध्वनि की गुणवत्ता तक ही सीमित नहीं होती। अपनी आवाज का इस्तेमाल कहानियां सुनाने,
दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें अपने साथ जुड़ाव महसूस कराने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं, रश्मि सिंह ने आत्मविश्वास से कहा। फिर उसने बताया कि विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उसने संगीत विषय में अपना मुख्य विषय बदलने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में उसने ये विचार छोड़ दिया क्योंकि वह जानती थी कि वह इस तरह की कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकती। इसके अलावा उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उसकी प्रतिभा को प्रतिभा माना ही नहीं जाता था। बेहतर यही था कि इसे एक शौक के रूप में लिया जाए और इसका अधिक आनंद लिया जाए। संगीत के अलावा उन्हें फिल्में भी बहुत पसंद थी। उन्होंने भविष्य में अपनी खुद की फिल्म बनाने और निर्देशक, निर्माता या संपादक आदि बनने की कल्पना भी की थी। इस प्रकार बिलीबिली पर उनके द्वारा गाए गए गाने और उनसे संबंधित वीडियो का संपादन ज्यादातर उन्होंने स्वयं ही किया था। कभी कभी वो संपादन के लिए कुछ दृश्यों की शूटिंग भी करती थी। बातचीत के दौरान जगत मेहरा को थोड़ी सी अन्यमनस्कता महसूस होने लगी। क्या इस तरह की परिस्थिति ही वो जीवन नहीं था जिसके बारे में वो कभी कल्पना करता हुआ करता था? उसके पास अपना घर, एक स्थिर नौकरी और अच्छी आमदनी थी। जब वह काम से घर लौटता तो उसकी पत्नी स्वादिष्ट पकवानों की मेज सजाकर रखती। फिर वह भी जल्दी घर आकर अपनी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवान बनाता। खाने के बाद वे आस पड़ोस और पार्क में टहलने जाते और राजनीति से लेकर गपशप तक, अपने शौक से लेकर काम की छोटी मोटी बातों तक हर तरह की बातें करते। जब वो इस बारे में सोच ही रही थी, तभी जगत मेहरा ने अचानक हाथ उठाकर रश्मि सिंह को हल्के से रोका। फिर उसने शांति से एक कदम आगे बढ़ाया, दाहिना हाथ उठाकर हवा में उड़ती हुई एक छोटी फुटबॉल को पकड़ा और घास पर खेल रहे बच्चों की ओर फेंक दिया। रश्मि सिंह दंग रह गई। उसने आश्चर्य से जगत मेहरा से कहा, अगर ज़ैनेर यहां होती तो वो निश्चित रूप से वही बात फिर से कहती। जगत मेहरा, और आप कहते हैं कि आपको मार्शल आर्ट नहीं आती? जगत मेहरा मुस्कुराया। ये तो बस एक बुनियादी प्रक्रिया है, एक बुनियादी प्रक्रिया। हालांकि उसका दिमाग थोड़ा बिखरा हुआ था। चाहे वह रश्मि सिंह की बातें हों या उसके आसपास की विभिन्न परिस्थितियां, वो पूरी तरह स्पष्ट था। उसकी इंद्रियां सहज रूप से जानकारी एकत्र कर रही थी और उसका मस्तिष्क स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। किसी भी स्थिति में वो तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता था। घास पर खेल रहे बच्चों में से किसी एक ने जैसे ही फुटबॉल को लात मारी, जगत मेहरा ने उसकी दिशा का पहले ही अनुमान लगा लिया था। अगर रश्मि सिंह उसी दिशा में बढ़ती रहती तो फुटबॉल उसके कंधे पर लग जाती। बेशक अगर उसे चोट भी लग जाए तो मिनी फुटबॉल की ताकत और बच्चे की शारीरिक ताकत से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो बस सदमे में आ जाएगी। मुझे एक वीडियो याद आया। एक महिला पत्रकार एक बेसबॉल खिलाड़ी का इंटरव्यू लेने गई थी। तभी एक बेसबॉल गेंद उड़कर आई और लगभग उस महिला पत्रकार को लग ही गई। अंत में बेसबॉल खिलाड़ी ने हाथ बढ़ाकर आसानी से गेंद पकड़ ली। रश्मि सिंह ने अपने फोन में वीडियो ढूंढते हुए और जगत मेहरा को दिखाते हुए कहा, अभी फुटबॉल की गति बेसबॉल की गति से तुलना नहीं कर सकती। जगत मेहरा ने वीडियो देखते हुए विनम्रता से कहा, मुझे लगता है कि जब आप स्कूल में थे तो आपको एक अच्छा एथलीट होना चाहिए था, है ना? मैं ये नहीं कर सकता। जब मैं छोटा था तो दोस्तों के साथ खेलते समय अक्सर गिर जाता था। मेरी बहन अब मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करती थी। जूनियर हाई स्कूल में निशा ने कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड को दबाना चाहती है, इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती ताइक्वांडो सीखने के लिए भेज दिया। आखिरकार मैंने आधे दिन अभ्यास किया और फिर छोड़ दिया। ये बहुत थकाने वाला था। इस समय रश्मि सिंह का स्वर अचानक उदास हो गया। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको अभी तक बताया है, निशा और उसके पति तलाक लेने वाले हैं। जगत मेहरा ने कुछ हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह जानता था कि रश्मि सिंह जिस निशा की बात कर रही थी वो गेम कंपनी के आर्ट डायरेक्टर चोटी वाले लड़के की पत्नी थी, जो पिछली बार उसके जन्मदिन पर केटीवी रूम में मौजूद था। उस समय
रश्मि सिंह ने भी उस जोड़े का परिचय उससे कराया था। यह जोड़ा बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करता था और आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। उस समय वो काफी ईर्ष्यालु था। इतना ही नहीं, उस रात भी उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत गहरा था। आखिर कुछ ही दिनों बाद वे तलाक लेने क्यों जा रहे थे? क्या आपने ये नहीं कहा था कि वे पहले झगड़ा करते थे और अलग हो जाते थे? ये तो बस एक मामूली कहासुनी है। गुस्सा शांत होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, है ना? इतने सालों तक साथ रहने के बाद उनके लिए शादी करना आसान नहीं है। जगत मेहरा ने कुछ सोच विचार करने के बाद कहा। रश्मि सिंह ने सिर हिलाया। मैंने निशा से बात की। उसने कहा कि इस बार थोड़ा अलग है। दरअसल वजह बहुत छोटी सी थी। जब वह बाहर गई तो बाथरूम का नल ठीक से बंद नहीं हुआ। फिर उसके पति ने उससे कुछ कहा। दोनों के बीच कहासुनी हुई और झगड़ा बढ़ता ही गया। आखिर में पता नहीं किसने तलाक की बात कही, लेकिन वह सीधे अपने माता पिता के घर वापस चली गई। उसने कहा कि इस बार वे शायद सचमुच अलग हो जाएंगे। जगत मेहरा थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिर उसे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। हालांकि इस समय जब उसने थोड़ी उदास और भावुक होकर आए भरती रश्मि सिंह को तिरछी नजरों से देखा, तो अचानक उसके मन में कुछ यादें ताजा हो गई। ये कॉलेज के दिनों की बात है, जब प्रदीप भाटी कैंटीन में उसके और जतिन के सामने बैठा था और उसे लड़कियों को पटाने के तरीके सिखा रहा था। मैं आपको बता दूं, जब तक आप बेहद आकर्षक न हो या जिस लड़की को आप शुरुआत में पसंद करते हैं वो भी आपको बहुत पसंद न करती हो, तब तक उससे यूं ही कैजुअली अपने प्यार का इजहार न करें। प्रदीप भाटी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने एक हाथ में सूप का चम्मच पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियों से मुर्गे का सिर बनाया हुआ था, मानो वे भाषण दे रहे हों। अपने दिल की बात कहने के लिए हुनर और सही समय दोनों जरूरी है। पहले आपको लड़की के साथ घुलना मिलना होगा, उसे सहज महसूस करने देना होगा, उस पर दबाव नहीं पड़ने देना होगा, उसका भरोसा जीतना होगा, फिर समझदारी से उसका दिल जीतना होगा, दिलचस्पी दिखाकर उसे आकर्षित करना होगा और समय के साथ उससे परिचित होना होगा। जब सही समय आए तो एक ही झटके में सब कुछ कह दो। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। इसलिए पाप स्वीकार करने के लिए सही समय जरूरी है। मेरे साथ दोहराइए, सही समय, सही समय। उनके सामने बैठे जगत मेहरा ने एक उत्कृष्ट सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। तो फिर शिक्षक प्रदीप, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जांच? छात्र जगत ने अच्छा सवाल पूछा। छात्र जीतन, आपको ध्यान देना होगा। प्रदीप भाटी ने सूप का चम्मच नीचे रख दिया और दोनों हाथों से मुर्गे का सिर बनाया। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें ध्यान से देखना होगा। जब लड़की तुम्हारे सामने अपना संकोच छोड़कर अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट करती है तो वही सही समय होता है। सच्ची भावनाएं क्या होती हैं? ये वो चीज है जो आप आमतौर पर बाहरी लोगों के सामने नहीं देखते। क्या आप समझते नहीं? जगत मेहरा सहायक अभिनेता की भूमिका में ही बनी रही। तो फिर हमें कैसे स्वीकारोक्ति करनी चाहिए? प्रदीप भाटी ने जतिन की ओर देखा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर स्नेह भाव आ गया। बहन, जतिन ने बड़े ही सहयोग से उसका हाथ पकड़ा और बड़े ही स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, ओप्पा। उनके बगल में मौजूद जगत मेहरा लगभग अपनी ही लार से दम घुटकर मरते मरते बचा। प्रदीप भाटी ने धीरे और दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ ऑमलेट और रौजियामो खाना चाहता हूं। मैं निगम के कॉन्सर्ट में जाने के लिए क्लास बंक करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ सूर्यास्त देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूं। मैं बुढ़ापे तक तुम्हारे लिए झूला झुलाना चाहता हूं। जतिन ने पलकें झपकाई और कहा, ओप्पा, ऑमलेट और रौजियामो, क्या आप थोड़े ज्यादा ही गैरोमांटिक नहीं हैं? प्रदीप भाटी ने अपना हाथ झटक दिया। तुम्हें क्या पता, जिस तरह की लड़की आपके दिल को छू सके, जिसके साथ आप एक गंभीर रिश्ते
प्यार और साथ चाहते हो, उसके लिए आपको जीवन की इन साधारण चीजों से प्रभावित होना होगा। जब सही समय आएगा तो आपकी ईमानदारी का प्रतिफल मिलेगा। सही समय पर सही काम करें, अन्यथा आपकी ईमानदारी केवल बेरहमी में तब्दील हो जाएगी। जगत मेहरा ने सिर हिलाया। मैं इसे प्राप्त कर लूं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कालकोठरी में हमें बॉस की रणनीति का अध्ययन करना होता है। ज्यादातर समय हमें बस डटे रहना होता है। जब बॉस किसी खास स्तर पर कमजोर स्थिति में होता है तो हमें तकनीक के अनुसार अपनी पूरी ताकत से हमला करना होता है और हम उसे हरा सकते हैं। जतिन ने तुरंत कहा, टैंक, आगे बढ़ो। हीलर, अच्छे से हील करो। बाकी सब अपनी पूरी ताकत से हमला करो। जो योगदान नहीं देंगे उन्हें उपकरण नहीं मिलेंगे। उन दोनों गेमिंग के दीवानों को मौन सहमति से जश्न मनाते देख प्रदीप भाटी ने बेब्सी से सिर हिलाया। आह, मुझे लगता है कि भविष्य में तुम दोनों को मेरी बात न सुनने का पछतावा होगा। जगत मेहरा ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और तिरछी नजर से रश्मि सिंह को देखा। किसी कारणवश उसे प्रदीप भाटी द्वारा बताए गए समय की याद आ गई। वह जानता था कि अगर उसने इस समय सही फैसला लिया तो वह तुरंत रश्मि सिंह के करीब आ जाएगा। उनके बीच की पुरानी दोस्ती तुरंत और भी गहरी हो जाएगी। हालांकि उसने अपनी स्थिति के बारे में सोचा। उसने तरुण गोयल के साथ हुए द्वंद्व युद्ध के बारे में सोचा। उसने पिछले कुछ महीनों में रक्तपान काल के दौरान रक्त पीने के तरीके के बारे में सोचा। उसने उन हिंसक विचारों के बारे में सोचा जो कभी कभी उसके मन में आते थे। वह जानता था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वह परिवार बसाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। वह अपने रहस्य दूसरों के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि वे दोनों खुश रह सकेंगे। रश्मि सिंह को इस बात का एहसास नहीं था कि जगत मेहरा का मन तरह तरह के विचारों से भरा हुआ था। वो अपने उदास मन से बाहर निकली और उसकी ओर देखते हुए बोली, लगभग समय हो गया है, मुझे घर जाना चाहिए। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और लकड़ी की नक्काशी का सामान पैक कर लेते हैं। आपकी याददाश्त अच्छी है। आपको लकड़ी की नक्काशी लाना अभी भी याद है। बेशक मेरी खेल क्षमता अच्छी नहीं है। बेशक मेरा दिमाग बेहतर होना चाहिए। वैसे तुम पर अभी भी 2 बार खरगोश के मांस का भोजन बकाया है। भूलना मत। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। लेकिन अगली बार खरगोश का मांस ही जरूरी नहीं है। मैं कुछ और व्यंजन बनाऊंगा। जगत मेहरा ने कहा, मैं वादा करता हूं कि यह आपको पसंद आएगा। यदि रश्मि सिंह के खाने के स्वाद और पसंद को लक्ष्य माना जाए तो जगत मेहरा का अनुमान है कि वह पहले ही 70% से अधिक हासिल कर चुका है। इसके बाद उन्हें अधिक व्यापक त्रिआयामी परीक्षण करने के लिए खरगोश के मांस के अलावा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता थी और फिर प्रतिक्रिया के अनुसार समायोजन करना था। यह देखते हुए कि उसने रश्मि सिंह के लिए केवल 3 बार खाना बनाया था, जगत मेहरा पहले से ही इस बात से काफी संतुष्ट था कि उसने कितनी जल्दी खाने वाले के स्वाद को समझ लिया था। रश्मि सिंह ने एक टैक्सी बुलाई और अपने साथ लकड़ी की वह अधूरी कृति भी ले आई जिसे जगत मेहरा ने गत्ते के डिब्बे में पैक किया था। वो घर जाने ही वाली थी कि उसकी मां ने उसे संदेश भेजा कि वो अपनी बहन के साथ दादाजी के घर पर है, इसलिए उसने ड्राइवर से रास्ता बदलने के लिए कहा। वहां पहुंचने पर रश्मि सिंह को पता चला कि उसकी बहन वीना अपने प्रेमी को साथ लाई है। ऐसा लग रहा था कि उनकी सगाई होने वाली है और दादाजी उससे पहले मिलना चाहते थे। उसकी बहन का प्रेमी कुछ अंतर्मुखी और शर्मीला स्वभाव का था, लेकिन फिर भी लंबा और आकर्षक था। उसने उसे पहले भी कुछ बार देखा था और जानती थी कि वह एक जमीनी स्तर का सरकारी कर्मचारी और स्थानीय निवासी था। उसका उसकी बहन के साथ 1 साल से अधिक का रिश्ता था और वह अब जवान नहीं था, इसलिए स्वाभाविक ही था कि अब वे शादी के बंधन में बंध गए थे। वहां पहुंचने के बाद रश्मि सिंह ने बैठने के लिए एक कोना ढूंढा और अपने फोन से खेलने लगी। उसने बातचीत में भाग नहीं लिया।
जब बातचीत लगभग खत्म होने वाली थी, तभी उसके दादा बूढ़े मास्टर नील ने उसके पैरों के पास रखे बक्से को देखा और पूछा, नाना, दादाजी को देने के लिए तुम क्या लाई हो? रश्मि सिंह एक पल के लिए अचंभित रह गई। फिर उसने जल्दी से कहा, हो दादाजी, ये मेरे दोस्त द्वारा बनाई गई लकड़ी की नक्काशी है और ये अभी भी आधी बनी हुई है। मैं इसे आपको कैसे दे सकती हूं? ओह, क्या इसे आपके दोस्त ने बनाया है? आजकल के युवा भी लकड़ी की नक्काशी से खेलना पसंद करते हैं। क्या वो पेशेवर कला छात्र है? बूढ़े मास्टर नील प्रकृति के बारे में बात करने आए थे और रश्मि सिंह द्वारा लाई गई लकड़ी की नक्काशी में उनकी रुचि बढ़ती गई। इसलिए रश्मि सिंह उस बक्से को दादाजी के पास ले गई, उसमें से अधनिर्मित लकड़ी की नक्काशी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। जैसे ही उसकी बहन वीना सिंह ने लकड़ी की नक्काशी देखी, वो जोर से हंस पड़ी। ये नक्काशी सचमुच मजेदार थी। पिता सिंह, माता सिंह और वीना के प्रेमी को भी समझ आ गया था कि रश्मि सिंह ने जिस आधे अधूरे लकड़ी के काम की बात कही थी, वो वास्तव में एक आधा अधूरा लकड़ी का काम था। हालांकि बूढ़े उस्ताद नील ने उस लकड़ी की नक्काशी को देखा जिस पर पॉलिश नहीं की गई थी। उस पर नक्काशी के निशान स्पष्ट थे और उसमें कई खामियां थी। नक्काशी का समग्र आकार भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और उन्हें उसमें काफी दिलचस्पी थी। पुराने उस्ताद नील के शुरुआती वर्षों में दक्षिण में लकड़ी की नक्काशी के उस्ताद के एक पुराने मित्र थे, इसलिए उन्होंने लकड़ी की नक्काशी पर कुछ शोध किया था। उनके घर में लकड़ी की नक्काशी का बहुत बड़ा संग्रह भी था, इसलिए उन्हें लकड़ी की नक्काशी का काफी अनुभव था। आपके दोस्त के कौशल में थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन चाकू चलाने में वो काफी कुशल है। उसके हाथ बहुत स्थिर है और वह अपनी ताकत पर अच्छा नियंत्रण रखता है। वो बहुत प्रतिभाशाली है। बूढ़े उस्ताद नील ने अधनिर्मित लकड़ी की नक्काशी को हाथ में पकड़े हुए उसका निरीक्षण करते हुए कहा, आजकल बिजली की ड्रिल और नक्काशी मशीनों से की जाने वाली अधिकांश लकड़ी की नक्काशी अधिक कुशल, कम श्रम वाली और अधिक स्थिर होती है। उसने लकड़ी की नक्काशी से बनी तलवार दिखाई, जो अब घर पर एक पारदर्शी डिस्प्ले बॉक्स में रखी थी, और दादाजी को वो नक्काशी दिखाई जिसकी उसने तस्वीरें ली थी, ताकि वह दादाजी को दिखा सके। ये एक अर्धनिर्मित उत्पाद है। मैंने आज ही उनसे ये मांगा था। फोन पर जो है वो तैयार उत्पाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचमुच, ये वो सचमुच बहुत बढ़िया है। फोटो। उसे ले जाया गया। ये टैंक के लिए था। सेबर। वो टैंक, सेबर, ये उसके लिए था। उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सेबर, आपका अवतार। लकड़ी की नक्काशी वाकई बहुत अच्छी है। तुम्हारी कौन सी दोस्त? बोलते बोलते उसे अचानक कुछ याद आया। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा, सोच समझकर सिर हिलाया और वापस अपनी सीट पर बैठ गई। बूढ़े मास्टर नील को अपनी दूसरी पोती की बातों में कुछ भी अजीब नहीं लगा। उन्होंने कुछ देर फोन देखा और फिर रश्मि सिंह से कहा, नाना, अगली बार अपने दोस्त से पूछना कि क्या उसके पास बेचने के लिए कोई लकड़ी की नक्काशी है। देखो, क्या वह दादाजी के लिए एक ला सकता है। ठीक है, ठीक है, मैं उनसे बाद में पूछ लूंगा। रश्मि सिंह ने खुशी से सिर हिलाया। उसके दोस्त की लकड़ी की नक्काशी को उसके दादाजी ने सराहा था, जिनके उच्च मानदंड हमेशा से ही रहे थे। उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। इसके अलावा, हालांकि दादाजी ने कहा था कि उन्हें एक चाहिए, यह स्पष्ट था कि वे इसे खरीदना चाहते थे। बेशक, वह दादाजी को इसके लिए भुगतान नहीं करने देगी। वो पहले जगत मेहरा से कीमत के बारे में बात करेगी और फिर दादाजी के लिए इसे खरीदेगी। उसे पता था कि जगत मेहरा को 200,000 रुपये का इनाम तो मिल गया था, लेकिन वह काम पर नहीं गया था। ऐसा लगता था कि उसने अपना घर का लोन नहीं चुकाया था। पैसे कमाने का एक और जरिया होना वाकई अच्छा था। दादाजी के सामाजिक दायरे में
जैसे ही वे अपने दोस्तों से इसका जिक्र करते, उन्हें निश्चित रूप से और भी काम मिलने लगते। फिर जगत मेहरा की लकड़ी की नक्काशी बहुत जल्द लोकप्रिय हो जाती। रश्मि सिंह को अचानक ख्याल आया कि उसे दादाजी की मदद की जरूरत नहीं है, वो इसे खुद कर सकती है। अगर वो घर पर बनी लकड़ी की तलवार की तस्वीर अपने व्हाट्सएप मोमेंट्स और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दे, तो जल्द ही बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछताछ करने लगेंगे और कई लोग इसे अपनी पसंद के अनुसार बनवाना चाहेंगे। आखिरकार किसी 2D एनिमे चरित्र की लकड़ी की नक्काशी देखना वास्तव में दुर्लभ था, और वह भी इतनी सजीव और बारीकियों से भरपूर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रश्मि सिंह, जिन्हें अपने व्हाट्सएप मोमेंट्स पर पोस्ट करना पसंद था, और कविता बंसल, जिन्होंने उस समय साबेर की तस्वीर भी ली थी, ने इसे अपने व्हाट्सएप मोमेंट्स या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट नहीं किया। उसने जल्दी ही अपनी मानसिकता को समझ लिया। ऐसा लग रहा था कि वो अवचेतन रूप से नहीं चाहती थी कि जगत मेहरा बहुत से लोगों के लिए लकड़ी की नक्काशी को अनुकूलित करे, इसलिए उसने इसे अपने व्हाट्सएप मोमेंट्स पर पोस्ट नहीं किया। कविता बंसल के लिए तो यह समझना और भी आसान था। वो निश्चित रूप से जगत मेहरा द्वारा उसके लिए लकड़ी की नक्काशी को अनुकूलित करने का इंतजार करेगी, तभी वो उसे प्रदर्शित कर पाएगी। रश्मि सिंह को कार तक छोड़ने और वहां से चले जाने के बाद जगत मेहरा तुरंत घर नहीं गया। इसके बजाय वो अचानक छत पर चढ़ गया और रेलिंग के ऊपर खड़ा होकर दूर हजारों रोशनी को देखने लगा। उसने पहले भी गौर किया था कि जब वह रात में बेहतर दृश्य वाले किसी खुले ऊंचे स्थान पर खड़ा होता था, तो उसकी इंद्रियां अधिक संवेदनशील हो जाती थी और उसका पूरा शरीर अधिक हल्का हो जाता था। वो अक्सर हवा के साथ आने वाली कुछ ऐसी जानकारियों को सुन और सूंघ सकता था जो उसकी इंद्रियों की पहुंच से बहुत दूर होनी चाहिए थी। दरअसल उत्परिवर्तन से पहले उसे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता था। जब वह किसी ऊंची जगह से नीचे देखता था, तो उसे रेलिंग को कसकर पकड़ना पड़ता था। लेकिन अब जमीन से कम 60 से 70 मीटर ऊपर छत पर और सीधे रेलिंग के ऊपर खड़े होकर उसे कोई डर या चिंता नहीं थी। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि अब वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह गिर गया तो उसका अंत बहुत दुखद होगा। बेशक इसका इलाज संभव था या नहीं, ये एक अलग बात थी। उसे इलाज की कोशिश करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अब अपने शरीर पर असाधारण नियंत्रण के कारण उसे पूरा भरोसा था कि वह अपना संतुलन नहीं खोएगा और गिरेगा नहीं। चाहे अचानक हवा का झोंका आए या कोई घात लगाकर उसे अचानक धक्का दे दे, वो पहले से ही इसका अनुमान लगा सकता था और तैयार रह सकता था। काश मैं उड़ पाता, जगत मेहरा ने एक हल्की सी आह भरी। उसने कल्पना की कि वो फिल्मों और टीवी सीरियल के उन सुपर हीरो की तरह हवा में आजादी से उड़ रहा है। फिर वो इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर वह किसी सामान्य ऊंची जगह पर खड़ा हो जाए, जैसे कि 1 मीटर की ऊंचाई से कूद जाए और फिर अपनी ऊंचाई बढ़ाता रहे, तो क्या इससे उसके शरीर को यह एहसास होगा कि वो उड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए तैयार हो रहा है? खैर, शायद नहीं। ज्यादा से ज्यादा इससे उसके जोड़ों की सहारा देने की क्षमता में सुधार होगा, या उसकी हड्डियां और मांसपेशियां और मजबूत होंगी और उसके आंतरिक अंगों को मिलने वाली सुरक्षा बढ़ेगी। गिरने की स्थिति में इससे घाव जल्दी भरेंगे। फिर अगर वह किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो जाता और फिर किसी तरह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता जहां उसे लगे कि वो किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा है और नीचे कूद रहा है, तो उसका काम हो जाता। उसने बार बार कोशिश की, हालांकि इस तरह की अवास्तविक कल्पना क्षण भर के लिए ही टिकी रही, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि ये असंभव है। अगर वह सचमुच उड़ सकता तो संभवतः पहले उसके विशाल पंख उगाते, अन्यथा उसकी बुनियादी शारीरिक संरचना के आधार पर उसके लिए उड़ना असंभव था। वो रॉकेट जैसी प्रणोदन प्रणाली में विकसित नहीं हो सकता, है ना? क्या वह एक जोरदार पाद छोड़कर खुद को जमीन से ऊपर उठा सकता है?
जगत मेहरा अपनी कल्पना पर हंस रहा था। फिर वो छत की रेलिंग से नीचे कूद गया और घर जाने के लिए नीचे जाने की तैयारी करने लगा। वो यहां ज्यादा देर खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर किसी ने उसे देख लिया और उसे लगा कि वह कूदने वाला है, तो अगर वे पुलिस को बुला लेते तो वो मुसीबत में पड़ जाता। घर लौटने के बाद जगत मेहरा ने सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पूछा कि क्या रश्मि सिंह सुरक्षित घर पहुंच गई है। कुछ देर बाद उसे जवाब मिला। रश्मि सिंह ने पूछा कि क्या उनके पास पहले से बनी कोई लकड़ी की नक्काशी है। अगर कोई उन्हें खरीदना चाहता है तो उन्होंने उनसे कीमत बताने को कहा। उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि वे कम कीमत न लगाएं और ज्यादा कीमत मांगने में कोई बुराई नहीं है। जगत मेहरा थोड़ा अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी। क्या सच में कोई मेरी इस लकड़ी की नक्काशी को खरीदना चाहता है जिसे मैंने आखिरी समय में बनाया था? हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि शायद किसी ने रश्मि सिंह की कृपाण की लकड़ी की नक्काशी देखी होगी और उसमें दिलचस्पी ली होगी। एनिमे के कई प्रशंसकों की क्रय शक्ति असाधारण थी, खासकर ऐसी विशेष रूप से निर्मित, अनुपलब्ध और खास वस्तुओं के लिए। वे पैसे खर्च करने के लिए बहुत इच्छुक थे। हालांकि जगत मेहरा ने अपना सिर खुजाया। वो अच्छी तरह जानता था कि रश्मि सिंह को जो लकड़ी की नक्काशी उसने भेंट की थी, उसे इतनी कुशलता से तराशने का एक मुख्य कारण यह था कि उसने इस्तेमाल की गई लकड़ी से एक गहरा जुड़ाव महसूस किया था। अगर वह किसी और सामान्य सामग्री का इस्तेमाल करता तो शायद वो इतनी बारीकी से नक्काशी नहीं कर पाता। आखिरकार लकड़ी की नक्काशी में उसका अनुभव अभी बहुत कम था, और अगर वो बड़ी संख्या में ऐसी मूर्तियां बनाकर उन्हें पैसे के लिए बेचता तो सच कहूं तो इसमें बहुत अधिक मेहनत लगती। उसके पास ऐसा करने की प्रेरणा नहीं थी जब तक कि वह उनमें से किसी एक को बहुत ऊंची कीमत पर न बेच दे। लेकिन उस स्थिति में उसकी प्रतिष्ठा और उसकी कृतियों की वास्तविक गुणवत्ता को देखते हुए ऐसा होना लगभग असंभव था। इसलिए जगत मेहरा ने जवाब दिया, मेरे पास स्टॉक नहीं है, और अगर मैं दोबारा नक्काशी करूं भी तो शायद मैं वैसी अच्छी नक्काशी न कर पाऊं जैसी मैंने आपको दी थी। रश्मि सिंह ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब भी आपको फुर्सत मिले एक बना देना। मैं इसे खरीदने वाले से कीमत पूछ लूंगा। ठीक है, ठीक है। जगत मेहरा यह भी जानता था कि रश्मि सिंह उसे आय के नए स्रोत खोजने में मदद कर रही है। वो ये भी देखना चाहता था कि अगर वह सामग्री से कोई संबंध न रखे और केवल ईएसपी कनेक्शन टूल्स पर निर्भर रहे तो उसकी नक्काशी की गुणवत्ता और कीमत क्या हो सकती है। जगत मेहरा ने लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला जिसे उसने पहले छोड़ दिया था और जिसका उसने कोई उपयोग नहीं किया था। उसने औजार उठाए और उसे तराशने की तैयारी की, लेकिन वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि क्या उकेरना चाहिए। क्या उसे रश्मि सिंह से पूछना चाहिए? लेकिन अगर वह उसे संदर्भ देता तो उसे डर था कि नक्काशी वैसी नहीं दिखेगी और बहुत घटिया लगेगी। उसे रश्मि सिंह को वह संदर्भ देने में बहुत शर्म आएगी। बेहतर यही था कि कोई मौलिक डिजाइन तैयार किया जाए। अगर नक्काशी भद्दी होती तो वो बस यही कह सकता था कि वह शुरू से ही भद्दी थी। जैसे ही जगत मेहरा इस बारे में सोचने लगा, उसके हाथ अनजाने में हिलने लगे। उसी समय उसके मन में तरुण गोयल के बारे में कुछ ऐसे सवाल उठने लगे जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले थे। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से वह पुरुष और महिला थे जो अक्सर दिखाई देते थे। तरुण गोयल के साथ उनका क्या संबंध था? उनके उत्परिवर्तन और बाद के लक्षणों के साथ उनका क्या संबंध था? दूसरी चीज थी सफेद चीनी मिट्टी की बनी चाकू, जिसका इस्तेमाल तरुण गोयल ने पहले किया था। यह स्पष्ट रूप से हाथ से बनी थी। इसका हैंडल खोखला था और इसमें तरल पदार्थ डालने की व्यवस्था थी। हैंडल के ऊपरी हिस्से को दबाने पर अंदर का तरल पदार्थ चाकू के किनारे के पास बने खांचे से बहकर ब्लेड में भर जाता था। हालांकि तरुण गोयल को मारने के बाद जगत मेहरा ने चाकू की जांच की। उस पर किसी भी तरल पदार्थ का कोई निशान नहीं था।
उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि तरुण गोयल ने चाकू में तरल पदार्थ नहीं डाला था, या इसलिए कि वह तरल पदार्थ पिशाचों के शरीर के ऊतकों के समान था और उसमें सबूत मिटाने की क्षमता थी। चाकू का इस्तेमाल करके तरुण गोयल की यादों को खंगालने पर मिले नतीजे बेहद अस्पष्ट थे। सिर्फ एक बार उसने चाकू में किसी तरह का हरा तरल पदार्थ डाला था। उसे वह तरल पदार्थ कहां से मिला, इस बारे में उसे कोई भी स्मृति अंश नहीं मिला। तीसरा कारण यह था कि तेजपुर में पुलिस तरुण गोयल की जांच क्यों कर रही थी, मामले की प्रहती क्या थी, और क्या उन्होंने उसकी पिशाच के रूप में विशेष पहचान का पता लगाया था। हालांकि फिलहाल जगत मेहरा को डर था कि वो पुलिस जांच का केंद्र बन जाएगा, इसलिए उसने जांच के दायरे में आने वाले इलाकों के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वो केवल इंटरनेट पर सरसरी तौर पर जानकारी जुटा सकता था। हालांकि उन्हें तरुण गोयल के क्लिनिक के बारे में केवल कुछ पोस्ट ही मिली, कोई ठोस जानकारी नहीं थी। आकाश नाम के बारे में भी उन्हें कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो विवरण से मेल खाती हो। सफेद चीनी मिट्टी के चाकू की कोई मिलती जुलती डिजाइन या शैली भी नहीं थी। शायद तरुण गोयल ने इसे बनाने के लिए कोई विशेष विधि अपनाई होगी। यह दुख की बात थी कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी याद नहीं थी। तेजपुर में पुलिस द्वारा की गई जांच में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। जब जगत मेहरा को एहसास हुआ कि उसके हाथ में बनी अधूरी नक्काशी पूरी हो चुकी है, तो उसने अपने विचारों को समेटा और उसे ध्यान से देखा। वो काफी संतुष्ट था। ये हथेली के आकार की 8 भुजाओं वाली मानव आकृति की नक्काशी थी। जैसे जैसे जगत मेहरा ने नक्काशी और पॉलिश करना शुरू किया, लकड़ी की मूर्ति का पूरा स्वरूप और बारीकियां धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। 8 भुजाओं के अलावा हथेली के आकार की इस लकड़ी की मूर्ति की 8 आंखें भी थी। इसके गंजे सिर पर आंखों की 2 पंक्तियां बनी हुई थी। जब यह अपना मुंह खोलती थी तो नुकीले दांतों की एक पंक्ति दिखाई देती थी। इसने बिना आस्तीन का सूट जैकेट, पतलून और चमड़े के जूते पहने हुए थे। ये वो आतंक प्रक्षेपण था जो जगत मेहरा के तरुण गोयल की स्वयं की आतंक प्रक्षेपण स्थापित करने की क्षमता से प्रभावित होने के बाद प्रकट हुआ था जब उसने उसका सामना किया था। उस समय उसने जो भय का प्रक्षेपण देखा वो कहीं अधिक विस्तृत और भयावह था। उसका पूरा शरीर तरह तरह के बदसूरत सार्कोमा से ढका हुआ था और वो बेहद घिनौना था। स्वाभाविक रूप से उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसके पैरों में जूते नहीं थे। वह पूरी तरह से खूंखार और मोटे अंगों और सार्कोमा से भरा हुआ था। उसे डर था कि उसका शरीर रूपांतरित होकर राक्षस बन जाएगा। उसके हाथ में हथेली के आकार की बॉक्सवुड की मूर्ति कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। लकड़ी की ये छोटी सी मूर्ति देखने में रश्मि सिंह के लिए बनाई गई तलवार से कुछ छोटी लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसे बनाना आसान नहीं था। केवल 8 भुजाओं को तराशना ही बहुत कठिन था। इलेक्ट्रिक ड्रिल और नक्काशी मशीनों से तो गलती होने की संभावना बहुत अधिक थी। हाथ के औजारों की तो बात ही छोड़िए। अगर उसने पहले सेबर को तराशा ना होता और सीधे इसे ही तराशा होता तो वो लगभग 100% कई बार असफल हो जाता, लेकिन अब वो एक ही प्रयास में सफल हो गया। इसके अलावा ये उस लकड़ी से बना था जिससे उसका कोई आंतरिक शक्ति संबंध स्थापित नहीं था। सच कहूं तो जगत मेहरा बहुत हैरान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो काफी संतुष्ट था। सावधानी पूर्वक पॉलिश करने के बाद लकड़ी की मूर्ति अंततः बनकर तैयार हो गई। जगत मेहरा ने देखा कि बाहर आसमान में काफी रोशनी हो चुकी थी। इससे पहले गोल्डन स्पार्कल और कैनरी उड़कर उससे मिलने आ चुके थे और अब दोपहर के 2 बज चुके थे। उसे पता भी नहीं चला और वह 10 घंटे से अधिक समय से नक्काशी में डूबा हुआ था। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले उस विशालकाय राक्षस को देखकर जगत मेहरा उसे देने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। ध्यानपूर्वक सोचने पर उसे अचानक याद नहीं आया कि उसने अपने डर और भ्रम से निर्मित इस राक्षस को क्यों तराशा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समय वह एक मौलिक,
छवि बनाना चाहता था, इसलिए उसने अनजाने में ही इस वस्तु को तराश दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्तमान में उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह एक राक्षस में बदल जाएगा। ये आत्मविश्वास कहां से आया? जगत मेहरा ने अपनी गर्दन और कंधे फैलाकर अपने कंप्यूटर और फोन पर संदेश देखे। उसने पाया कि जिस नेटिजन ने पहले उसके साथ काम किया था और उसे काम आउटसोर्स किया था, उसने उसे एक और संदेश भेजा था। बॉस, क्या अभी आप किसी तय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? उसके संदेश का समय देखकर जगत मेहरा ने जवाब दिया, नहीं। क्या बात है? क्या तुम्हारे पास नौकरी है? पिछली बार जब उन्होंने साथ काम किया था तो अनुभव काफी सुखद रहा था। दूसरी पार्टी ने बिना किसी झिझक के उन्हें पैसे दे दिए थे और वे उद्योग को अच्छी तरह समझते थे। वे कुछ महत्वहीन मुद्दों पर बहस नहीं करते थे, जिससे उनका काफी समय बच जाता था। बॉस, क्या आप नवीनगर आकर मेरे एक प्रोजेक्ट में मेरी मदद करने में रुचि रखते हैं? सामान्य स्थिति यह है कि मूल वेतन इतना है, अंत में मिशन के परिणाम के आधार पर प्रायोजक को अतिरिक्त बोनस मिलेगा। इस प्रायोजक के साथ मेरे सहयोग के आधार पर वो बहुत उदार है। जब तक मिशन बहुत बुरा नहीं होता, बोनस वेतन का कम से कम 30% होगा। दूसरे पक्ष का परिचय सुनने के बाद जगत मेहरा वास्तव में थोड़ा आकर्षित हुआ। हालांकि नवीनगर जाना उसके लिए काफी झंझट भरा काम था। उसकी स्थिति में उसके लिए काम पर जाना बहुत मुश्किल था। परियोजनाओं का जिम्मा लेने की बात तो छोड़ ही दीजिए, किसी से संपर्क किए बिना सप्ताह में 25 घंटे गायब रहना, कंपनी में ओवरटाइम काम करते समय खाना नहीं खाना, ये सभी बातें परेशानी वाली थी। इसलिए उनके पास मना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। माफ कीजिए, मैं केवल आउटसोर्स किए गए काम ही स्वीकार करता हूं। यदि आप मुझे अपना काम करने के लिए एक स्थानीय टीम बनाने की अनुमति दें, तो शायद मैं इसे कर सकता हूं, जगत मेहरा ने कहा। असल में उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। दूसरी पार्टी के प्रोजेक्ट में इतने बड़े निवेश के साथ आमतौर पर वे अपनी टीम बनाते हैं। अगर वे आउटसोर्स करना भी चाहें, तो वे निश्चित रूप से एक अधिक विश्वसनीय स्थानीय कंपनी या टीम ही चुनेंगे। इससे विवरणों को संप्रेषित करना और भविष्य में इसे बनाए रखना और विस्तार करना आसान होगा। चूंकि दूसरी पार्टी नवीनगर में थी, इसलिए इस तरह की कंपनी को ढूंढना इतना आसान नहीं था। अगर ऐसा है तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके सहमत होने की संभावना अधिक है। दूसरे पक्ष का जवाब जगत मेहरा की उम्मीदों से परे नहीं था। ठीक है, वैसे मुझे एक बार फिर पूछने दीजिए, उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना? मेरी पिछली कंपनी द्वारा किए गए प्रोजेक्ट उनके प्रोजेक्ट से अलग प्रकार के थे। पिछली बार मैंने आपको जो काम करने को कहा था, वह भी इसी निवेशक ने किया था। उनके पास एक तकनीकी निदेशक है जो प्रौद्योगिकी के प्रभारी है। उनके बॉस ने आपके काम की, खासकर आपके द्वारा लिखे गए कोड की बहुत प्रशंसा की है। लॉजिक स्पष्ट, संक्षिप्त और कम टिप्पणियों वाला है, फिर भी इसे जल्दी समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपका कोड पढ़ना बहुत आनंददायक है। जगत मेहरा अवाक रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह केवल कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जमीन पर लौटते हुए पांडा का इमोजी भेज सका। 24 अक्टूबर को रश्मि सिंह अकेले जगत मेहरा के घर खरगोश का मांस खाने गई थी और 6 दिन बाद वो और कविता बंसल, जो अभी अभी एक यात्रा से लौटी थी, फिर से जगत मेहरा के घर गई। उन्होंने जगत मेहरा द्वारा तैयार किए गए 6 व्यंजन और एक सूप खाया। खाना खाने के बाद तीनों ने थोड़ी देर ताश खेला। कल उन्हें कुछ काम था और सुबह जल्दी उठना था, इसलिए रश्मि सिंह और कविता बंसल 10 बजे से पहले ही वापस चले गए। कार में रश्मि सिंह 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति से खेल रही थी। उसे वो इतनी प्यारी थी कि वह उसे नीचे नहीं रख पा रही थी। हालांकि वह लकड़ी की मूर्ति थोड़ी भद्दी और यहां तक कि भयानक भी लग सकती थी।
फिर भी किसी कारणवश उसे देखने पर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता था। ये किस तरह का एनीमे कैरेक्टर है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? वन पीस में ऑक्टोपस लोगों के भी केवल 6 हाथ होते हैं और ये 8 आंखें कितनी डरावनी लग रही हैं। मेरी ट्राइपोफोबिया, शरीर से डर, फिर से जाग उठी है। कविता बंसल, जो कार को पार्किंग से बाहर निकाल रही थी, ने अपनी सहेली के हाथों में हथेली के आकार की लकड़ी की नक्काशी पर एक नजर डाली और उत्सुकता से कहा। मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि ये उसकी कल्पना थी। 8 भुजाएं और 8 आंखें। कल्पना? मैं वापस जाकर लाओ शिया से पूछूंगा कि क्या इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कोई महत्व है। रश्मि सिंह ने अपने हाथों में पकड़ी लकड़ी की नक्काशी को देखा। वो वास्तव में इसे अपने दादाजी को देना नहीं चाहती थी। इसे कला कहते हैं, ठीक है। कविता बंसल को अचानक कुछ याद आया और उसने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, ओह, शेफ जगत के घर में उस आध्यात्मिक पक्षी का नाम वास्तव में गोल्डन ट्विंकल है। आपने इसका नाम रखा था, है ना? तुम्हारा स्वाद तो बिल्कुल ही खराब है। जब वे जगत मेहरा के घर पर थे तो उसने उन दोनों को दिखाया कि वह गोल्डन ट्विंकल के साथ कैसे बातचीत करता है। कविता बंसल हैरान रह गई और बोली कि पक्षी आध्यात्मिक हो गया है। जगत मेहरा न केवल पक्षी के भावों को समझ सकता था, बल्कि पक्षी जगत मेहरा की सामान्य हरकतों और आवाजों का भी अर्थ समझ सकता था। यह सचमुच अविश्वसनीय था। इतना ही नहीं, तीरंदाजी में माहिर, खाना पकाने में माहिर और लकड़ी की नक्काशी में माहिर की उपाधियों के अलावा जगत मेहरा के पास पक्षी भाषा विशेषज्ञ की उपाधि भी थी। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि गोल्डन ट्विंकल नाम बहुत उपयुक्त है? रश्मि सिंह ने गर्व से कहा। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, कविता बंसल ने कहा, और वह अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने आह भरी और कहा, शेफ जगत की पाक कला वाकई दिन ब दिन निखरती जा रही है। न सिर्फ खरगोश का मांस, बल्कि मटन की वो प्लेट और पोक चॉप भी बहुत स्वादिष्ट है। खासकर वो पोक चॉप, बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम, अंदर से खुशबूदार, रसदार, लेकिन बिल्कुल भी चिकना नहीं। आह, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि जिन व्यंजनों के बारे में मैंने सोचा था कि उनका स्वाद ऐसा होगा, उनका स्वाद सचमुच ऐसा ही था। नहीं, ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, क्योंकि चाहे मेरी उम्मीदें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, खाने पर हमेशा कुछ न कुछ आश्चर्य तो होता ही है। अगर वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो मैं निश्चित रूप से दिवालिया हो जाऊंगा और किसी स्टॉक कंपनी में निवेश करूंगा। वो बिल्कुल गलत पेशे में है। उसने प्रोग्रामिंग क्यों सीखी? उसने आईटी क्यों की? अब तो उसके बाल झड़ गए हैं। उफ, अगर उसने 10 साल पहले खाना बनाना सीखना शुरू किया होता तो शायद अब वो एक नंबर का शेफ होता। आह, नानी, क्यों ना आप थोड़ी मेहनत करके शेफ जगत को सबक सिखा दें। इससे मुझे भविष्य में आपके खाने पर मुफ्त में निर्भर रहना आसान हो जाएगा। अपना सिर काट लो। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। मेरा मजाक मत उड़ाओ। रश्मि सिंह ने उसे घूर कर देखा, लेकिन फिर भौहें चढ़ाकर बोली, पर आज खरगोश के सूखे मांस का स्वाद पिछली बार जैसा अच्छा नहीं है। इसका स्वाद थोड़ा भारी है। अगर जगत मेहरा को यह पता चलता तो उसे अजीब नहीं लगता। ऐसा नहीं था कि रश्मि सिंह के स्वाद और पसंद के बारे में उसकी समझ कमजोर हो गई थी या उसके पकवानों का स्वाद बिगड़ गया था। बात बस इतनी थी कि आज खरगोश के मांस का सूखा बर्तन कविता बंसल के लिए बनाया गया था। जाहिर है, ये उसके स्वाद के हिसाब से थोड़ा भारी होगा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो जो दोस्त अक्सर साथ खाना खाते हैं, उनकी पसंद एक जैसी होनी चाहिए। हालांकि रश्मि सिंह और कविता बंसल इतने लंबे समय से साथ रह रही थी, फिर भी उनकी पसंद काफी अलग थी। इस वजह से जगत मेहरा को हर बार दोनों के लिए एक साथ खाना बनाते समय थोड़ी थकान महसूस होती थी। उन्हें यह तय करना था कि कौन से व्यंजन प्रत्येक व्यक्ति के स्वाद के अनुरूप होंगे। अगले दिन
रश्मि सिंह काम पर जाने से पहले अपने दादाजी के घर गई। वह जानती थी कि उसके दादाजी हमेशा सुबह जल्दी उठकर टहलने जाते थे। अपनी पोती द्वारा भेजी गई हथेली के आकार की लकड़ी की नक्काशी को देखकर श्री नील बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने उसे उठाया और अपने चश्मे से ध्यानपूर्वक देखा। दादाजी, ये कैसा है? क्या ये नक्काशी ठीक है? रश्मि सिंह ने उत्सुकता से पूछा। श्री नील ने कुछ देर तक उसे देखा और धीरे से लकड़ी की नक्काशी के सिर को सहलाया। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, यह एक दिलचस्प लकड़ी की नक्काशी है। ये ज्यादा समय पहले नहीं बनी होगी, है ना? कुछ विवरण आपकी तस्वीर की तरह अच्छे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि इसकी गुणवत्ता में गिरावट आई है, लेकिन इस लकड़ी की नक्काशी का डिजाइन ज्यादा दिलचस्प है। इसमें बौद्ध धर्म की झलक है और साथ ही आप युवाओं की थोड़ी बहुत जीवंतता भी। जिस युवक ने आपके लिए ये लकड़ी की नक्काशी की है, वो बहुत ही रचनात्मक है। रश्मि सिंह अचंभित रह गई और उत्सुकता से पूछा, दादाजी, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कहा हो कि मेरा दोस्त एक पुरुष है। अगर वो पुरुष भी है तो शायद वह जवान न हो सकता है उसकी उम्र दादाजी के बराबर ही हो। श्री नील ने हंसते हुए कहा, हम अक्सर कहते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके व्यक्तित्व की तरह होता है। किसी व्यक्ति के चरित्र को देखकर कुछ हद तक उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेखन के दौरान भी उसकी मानसिकता का पता चलता है। चित्रकला और लकड़ी की नक्काशी के मामले में भी यही बात लागू होती है। इनमें बहुत सी चीजें देखी जा सकती हैं। इस लकड़ी की नक्काशी में बारीकियों के बजाय समग्र सामंजस्य पर अधिक ध्यान दिया गया था। रेखाएं खुरदरी थी और मजबूती का आभास देती थी। 8 भुजाओं और कंधों के जोड़ सौंदर्य बोध के बजाय संरचना की तर्कसंगता पर अधिक केंद्रित थे। यह स्पष्ट रूप से एक ऐसी कृति थी जो पुरुषत्व की ओर झुकी हुई थी। जहां तक उसकी उम्र की बात है, वो लगभग आपकी उम्र का होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा उसके बारे में बराबरी का व्यवहार करते हैं। रश्मि सिंह ने हैरानी से कहा, दादाजी, आप तो कमाल के हैं। आप क्या क्या देख सकते हैं? श्री नील ने लकड़ी की नक्काशी को अपनी हथेली पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बौद्ध धर्म अक्सर सभी प्रकार की क्षमताओं को भुजाओं और आंखों में समाहित कर देता है। इसका अर्थ है कि आप अधिक देख सकते हैं, अधिक समझ सकते हैं और अधिक कर सकते हैं। आपका दोस्त बहुत ही सक्षम और बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही आकर्षक है ना? बहुत सक्षम, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। रश्मि सिंह ने उन विभिन्न प्रतिभाओं की बहुत सराहना की जो जगत मेहरा ने उन 2 महीनों में प्रदर्शित की थी, जब वे एक दूसरे को जानते थे। लकड़ी की इस 8 भुजाओं वाली नक्काशी की प्रत्येक भुजा किसी ऐसी शिल्पकारी की तरह थी जिसमें जगत मेहरा ने महारत हासिल कर ली थी। लेकिन एक आत्मविश्वासी और जोशीला व्यक्तित्व, ये सही नहीं लग रहा था। बूढ़े श्री नील ने फिर कहा, इस लकड़ी की मूर्ति के 8 हाथों को देखो। ये सभी मुट्ठी में बंद है। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दोस्त अधिक सक्रिय और ऊर्जावान है। रश्मि सिंह ने अनजाने में फुसफुसाते हुए कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुट्ठियों को आकार देना आसान होता है? बूढ़े श्री नील चौंक गए। उन्होंने अनसुना करने का नाटक किया और आगे कहा, इस लकड़ी की नक्काशी के भाव को देखो। इसने जानबूझकर अपने नुकीले दांत दिखाए हैं। तुम समझ सकते हो। अपने दादाजी की बात कुछ देर सुनने के बाद रश्मि सिंह को एक मौका मिला और उसने बीच में टोकते हुए कहा, दादाजी, मेरे दोस्त ने इस लकड़ी की नक्काशी की कीमत नहीं बताई। आपके हिसाब से इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? खैर, हालांकि ये किसी प्रसिद्ध कारीगर की कृति नहीं और लकड़ी की गुणवत्ता साधारण है, फिर भी इसका आकार काफी अनूठा है। इसके अलावा इसे बनाना आसान नहीं और नक्काशी का कौशल भी बढ़िया है। 3 से 5,000 RMB इसका बाजार मूल्य माना जा सकता है। बूढ़े श्री नील ने अपने हाथ में रखी लकड़ी की नक्काशी को देखते हुए कुछ देर विचार करने के बाद कहा। रश्मि सिंह ने यह सुना और तुरंत अपना फोन निकाला। उसने अपने दादाजी के सामने ही जगत मेहरा को 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जगत मेहरा ने उसे कीमत तय करने का अधिकार दिया था।
वह जानती थी कि उसके दादाजी कीमत जरूर बढ़ाएंगे, इसलिए उसे लगा कि यह कीमत जगत मेहरा के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। दादाजी, नए साल पर मुझे और लाल लिफाफे देना मत भूलना। रश्मि सिंह ने अपना फोन लहराते हुए मुस्कुराया। छोटी बच्ची। बूढ़े श्रीनील मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुम उस युवक को कब बुलाने वाली हो? दादाजी को उसमें काफी दिलचस्पी है और वे उससे बात करना चाहते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो अपने गृहनगर लौट गया है। अलविदा दादाजी, मैं अब काम पर जा रही हूं। रश्मि सिंह ने खुशी खुशी कहा और आंगन से बाहर निकल गई। अपनी पोती को आंगन के द्वार पर जाते हुए देखकर बूढ़े श्री नील ने लकड़ी की नक्काशी को धीरे से अपने पास रखी पत्थर की मेज पर रख दिया। उन्होंने अपना फोन निकाला और व्हाट्सएप खोला। उन्होंने वीना सिंह की प्रोफाइल पिक्चर ढूंढी और एक वॉइस मैसेज भेजा। टिंग टिंग, ये लगभग पक्का हो गया है। जिसने वो सबाल की नक्काशी बनाई है, वो एक युवक है। मुझे लगता है कि वो वही लड़का है जिससे तुम्हारी सहपाठी ने उसे मिलवाया था। मैं नानी से कहूंगा कि जब उनके पास समय हो तो उसे मुझसे मिलवाने ले आए। मुझे लगता है कि नाना उसकी काफी रक्षा करती है। उन दोनों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। अच्छा, तुम्हारे दादाजी की नजरें बहुत तेज हैं और वो लोगों को परखने में काफी माहिर है। मैं नानी की जांच में मदद करूंगा। कुछ घंटों बाद कविता बंसल ने देखा कि दफ्तर में बाकी लोग व्यस्त थे और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना फोन उठाया और जिया राठौर को कुछ व्हाट्सएप संदेश भेजे। जिया राठौर, जियाक्सिया, मेरे प्यारे चचेरे भाई। अंत में जिया राठौर ने एक अचंभित इमोजी के साथ जवाब दिया। कविता बंसल, क्या आपने वो तस्वीर देखी जो मैंने आपको कल रात भेजी थी? वो लकड़ी की नक्काशी जगत मेहरा ने बनाई थी। आपको क्या लगता है? जिया राठौर, जगत मेहरा की नक्काशी कौशल अच्छी है। कविता बंसल, मैं आपसे इस बारे में नहीं पूछ रही हूं। तुम बढ़ी नहीं हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इस लकड़ी की नक्काशी से क्या समझ सकते हैं। ये आपके पेशेवर दृष्टिकोण से मनोविज्ञान के बारे में है। 8 भुजाओं और 8 आंखों वाले इस छोटे से आदमी की रचना जगत मेहरा ने की थी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस छोटे से आदमी की मूर्ति क्यों बनाई? जिया राठौर ने फिर से हैरानी वाला इमोजी भेजा। मुझे कैसे पता चलेगा? कविता बंसल ने गुस्से वाला इमोजी भेजा। क्या आप मनोचिकित्सक नहीं हैं? जिया राठौर, एक मनोचिकित्सक कोई ज्योतिषी नहीं होता। इसके अलावा मैं मनोचिकित्सक नहीं हूं। मैं मनोचिकित्सक हूं। कविता बंसल ने अपने सिर को गले लगाते हुए पांडा का इमोजी भेजा। तो मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या बता सकते हो। जिया राठौर ने हैरानी भरे 3 इमोजी भेजे। निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। आपको सीधे जगत मेहरा से बात करनी होगी और उनसे पूछना होगा कि इसे बनाते समय उनके मन में क्या विचार थे। क्या उन्होंने पहले कभी ऐसी ही कोई छवि देखी थी, जैसे बुद्ध प्रतिमा या कार्टून की छवि? आंखें बनाते समय उनके मन में क्या विचार थे? 6 की जगह 8 आंखें क्यों हैं? क्या इसे भुजाओं के साथ समरूपता के लिए विशेष रूप से बनाया गया था या इसके पीछे कोई और कारण था? कविता बंसल ने काले चेहरे वाला इमोजी भेजा। अगर मैं तुमसे बात करती रही तो मुझे लगता है कि मुझे मनोचिकित्सक से मिलना पड़ेगा। जिया राठौर, जिस अस्पताल में मैंने इंटर्नशिप की थी, वहां के मनोचिकित्सक बुरे नहीं हैं। अगर आप जाना चाहें तो आप डॉ. लियू से पूछ सकते हैं। कविता बंसल, तुम अपने चचेरे भाई को पहले ही खो चुके हो। हरदेव प्रांत के समर्थ शहर के एक अस्पताल में दफ्तर के बाहर गलियारे में अपनी चचेरी बहन से बातचीत खत्म करने के बाद जिया राठौर ने चैट विंडो बंद नहीं की। इसके बजाय उसने चैट हिस्ट्री में ऊपर स्क्रॉल किया और तस्वीरें देखी। उसे नहीं पता था कि ये कल रात जगत मेहरा की लकड़ी की नक्काशी थी, इसलिए उसने तस्वीरों पर ध्यान ही नहीं दिया। जिया राठौर ने तस्वीर खोली, मूल तस्वीर सहेजे पर क्लिक किया और फिर जूम किया।
उसने कुछ देर तक लकड़ी की नक्काशी की बारीकियों को देखा, फिर जूम करके उसे उसके मूल आकार में वापस लाया और समग्र आकृति को ध्यानपूर्वक देखा। कल रात ही उसे भीड़ से पता चल गया था कि जगत मेहरा आज समर्थ शहर वापस जा रहा है। जैसे ही जगत मेहरा ट्रेन में चढ़ा, उसे रश्मि सिंह का व्हाट्सएप संदेश मिला। 5,000 रुपये का ट्रांसफर देखकर वो काफी हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि लकड़ी की नक्काशी इतनी कीमत में बिकेगी। सच कहूं तो कीमत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार वो नक्काशी करना सीखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। इसके अलावा इस बार नक्काशी के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री केवल बची हुई सामग्रियां थी, जिनसे अभी तक ईएसपी कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ था। जब उसने पहली बार साँचे बनाने शुरू किए तो उसे उम्मीद नहीं थी कि ये काम करेगा। हालांकि जगत मेहरा के लिए आय का ये स्रोत आश्चर्यजनक नहीं था। इसकी वजह यह थी कि इस लकड़ी की नक्काशी को बनाने में बहुत समय लगता था, और उतने ही समय में अगर वो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग का काम करता तो उसे 20,000 रुपये से अधिक की कमाई हो जाती। इस तरह का काम किसी की मदद के तौर पर करना बेहतर है। जगत मेहरा ने मन ही मन फैसला कर लिया। उसका मन 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। जगत मेहरा अपनी सीट पर सीधा बैठ गया, जिससे उसके बगल में बैठे दोनों यात्री चौंक गए। वे उसे अचरज से देखने लगे। जगत मेहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए उन दोनों को सिर हिलाकर अभिवादन किया और क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया। उसने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। वो पीछे झुक गया, चश्मा उतारा और आंखें सिकोड़ ली। वो ऊँघता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वो अपनी बनाई हुई 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। जगत मेहरा को अच्छी तरह याद था कि जब वो लकड़ी की नक्काशी कर रहा था तो ईएसपी कनेक्शन के बाद उसे सफेद रोशनी दिखाई देने का एहसास नहीं हुआ था। इसके अलावा लकड़ी की नक्काशी के साथ उसका अब जो कनेक्शन था वह सामान्य ईएसपी कनेक्शन से अलग था। ईएसपी अंतरात्मा की आवाज सुनने की क्षमता के सहारे जगत मेहरा वस्तु की दिशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यदि वो वस्तु किसी परिचित स्थान पर होती तो वो उसका सटीक स्थान भी बता सकता था। हालांकि इस तरह की स्थिति केवल वस्तु तक ही सीमित थी। ये धारणा बहुत ही भ्रामक थी। उसे वस्तु के परिवेश का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था। अब जगत मेहरा न तो 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की मूर्ति का सटीक स्थान जान पा रहा था, नहीं उसकी दिशा। वो अपनी इंद्रियों के बल पर भी उस लकड़ी की मूर्ति को नहीं खोज सकता था। हालांकि उसे अस्पष्ट रूप से ये एहसास हुआ कि वो लकड़ी की मूर्ति को किसी तीसरे दृष्टिकोण से देख रहा प्रतीत हो रहा था। ये देखना चेतना के स्तर पर हो रहा था, न कि दृष्टि या अन्य इंद्रियों के स्तर पर। उन्हें एक ऐसी भावना का भी एहसास हुआ जो उनकी अपनी नहीं थी। ये बहुत ही अस्पष्ट और वर्णन करने में कठिन थी। ये अनुभूति बहुत ही विचित्र थी। उन्होंने लकड़ी की मूर्ति के साथ स्पष्ट रूप से संबंध स्थापित कर लिया था, लेकिन उन्हें जो अनुभूति हो रही थी वो एक अलग ही दृष्टिकोण से थी। वो भावना अचानक फीकी पड़ गई और फिर गायब हो गई। जगत मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर के दृश्य को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। वो सोचने लगा कि लकड़ी की मूर्ति के साथ उसका किस तरह का अजीब संबंध बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया नक्काशी के दौरान ही होनी चाहिए थी, और ये पूरा संबंध 23 तारीख को लकड़ी की मूर्ति के पूरा होने के कुछ दिनों बाद निश्चित रूप से स्थापित हो गया होगा। ये तब पूरा हुआ होगा जब उसने खून पीना समाप्त कर दिया और 24 तारीख को जाग गया। हालांकि उस समय उन्होंने उस दिशा में नहीं सोचा था और उन्हें लकड़ी की मूर्ति का एहसास नहीं हुआ था। देखने से ऐसा लगता है कि कनेक्शन स्थापित करने का तरीका ईएसपी कनेक्शन के समान ही था, लेकिन इस भावना का क्या फायदा था? वो अवर्णनीय भावना जो उससे संबंधित नहीं लग रही थी।
क्या ये उस व्यक्ति की हो सकती है जो लकड़ी की मूर्ति के साथ खेल रहा था? क्या लकड़ी की वह मूर्ति भावनात्मक संकेतों को ग्रहण करने वाली बन गई थी? जगत मेहरा शाम 4 बजे समर्थ शहर पहुंचे। हालांकि उसने कुछ दिन पहले ही अपने माता पिता को घर जाने की सूचना दे दी थी, लेकिन उसने तारीख और समय का जिक्र नहीं किया था। वो अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहता था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसने एक टैक्सी रोकी और सीधे उस मोहल्ले की ओर चली गई जहां वह रहती थी। उनका इलाका कई सालों पहले बना था। घर अपेक्षाकृत पुराने थे, लगभग 20 साल पुराने। वे मूलतः 6 से 7 मंजिला थे और उनमें लिफ्ट नहीं थी। जब जगत मेहरा के पिता ने 150 वर्ग मीटर का 4 बेडरूम और 2 लिविंग रूम वाला स्वीट खरीदा, तो उन्होंने न केवल अपनी सारी बचत खर्च कर दी, बल्कि अपने दोस्तों से भी काफी कर्ज लिया। बेशक मौजूदा संपत्ति की कीमतों के हिसाब से देखा जाए तो यह फिर भी बहुत बड़ा मुनाफा था। इसे उनके परिवार का सबसे सफल निवेश माना जा सकता है। जगत मेहरा 8 नंबर 502 के घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी और थोड़ी भावुक महसूस कर रही थी। हालांकि वो लगभग हर साल वसंत उत्सव के दौरान वापस आता था, लेकिन पिछले कुछ महीने उसके लिए वर्षों के समान बीते थे। उसने बहुत कुछ झेला था, खासकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर। जगत मेहरा कुछ देर खड़ा रहा और अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने गहरी सांस ली और घंटी बजाई, अपनी मां के आश्चर्यचकित चेहरे का स्वागत करने के लिए तैयार। कुछ देर बाद उसकी मां ने लकड़ी का दरवाजा खोला और स्टेनलेस स्टील के दरवाजे से उसे आश्चर्य से देखा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? जगत मेहरा दंग रह गया। उसके चेहरे पर खिलने वाली मुस्कान वहीं जम गई। फिर उसे अचानक याद आया कि वो काफी बदल गया है। इतना ही नहीं, उसने कार में अपना चश्मा उतार दिया था। अब वह उसकी जेब में पड़ा था। अचानक उसके दिमाग में एक वाक्य आया, तुम्हारी तस्वीर इतनी एडिट की गई है कि तुम्हारी मां भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। मैं इतना बदल गया हूं कि मैं अपनी मां को भी पहचान नहीं पाता। जगत मेहरा के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी जेब से चश्मा निकाला और पहन लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। मां, मैं वापस आ गया हूं। जगत मेहरा की मां के मन में अनजाने में यह सवाल उठ रहा था, तुम्हारी मां कौन है? हालांकि उस जानी पहचानी आवाज ने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने कुछ देर तक बाहर खड़े गंजे आदमी को ध्यान से देखा और आश्चर्य से कहा, जगत, आप? आखिरकार जगत मेहरा की मां ने दरवाजा खोला। शोर सुनकर अंदर आए जगत मेहरा के पिता और उनके बेटे ने हैरानी से उसकी ओर देखा। जगत मेहरा थोड़ा अटपटा सा होकर अपने घर में दाखिल हुआ। जूते बदलते हुए उसने अपनी मां से कहा, मां, मैंने अभी अभी अपना हेयर स्टाइल बदला है। आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है ना? बालों का स्टाइल। जगत मेहरा की मां अचानक आगे बढ़ी और उसके गंजे सिर पर थपथपाते हुए गुस्से से बोली, तुम्हें अपना हेयर स्टाइल बदलने की इजाजत किसने दी? नहीं, रुकिए, आपको ये कब मिला? ये स्टाइलिश कैसे है? अगर तुम अपना मन बदल लोगे तो भविष्य में ब्लाइंड डेट्स पर कैसे जाओगे? गर्लफ्रेंड कैसे बनाओगे? तुम बहुत ज्यादा काम करने से बेवकूफ बन गए हो। अगर आप इसे संभालने में बहुत आलसी हैं, तो इसे जल्दी खत्म कर दीजिए। आपके सिर के बाल कैसे झड़ गए? जो लोग नहीं जानते, वे शायद सोचेंगे कि मेरा बेटा साधु बन गया है या अभी अभी जेल से रिहा हुआ है। जगत मेहरा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। फिर उसने झिझकते हुए अपने पिता को प्रणाम किया। पिताजी, मैं आपके लिए शराब लाया हूं। उसके पिता ने जगत मेहरा द्वारा पहले से खरीदी गई सफेद शराब की 2 बोतलें ले ली। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसकी बात थपथ पाई। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा, बुरा नहीं है, तुम मजबूत हो गए हो। बहुत बढ़िया, शरीर ही क्रांति की पूंजी है। इस तरह ऊर्जावान रहना अच्छा है। जगत मेहरा की मां ने भी उसके कंधे पर थपथपाया। मैं तुमसे बात कर रही हूं।
क्या तुमने मुझे सुना? अब अपने बाल मत मुंडवाओ। जितनी जल्दी हो सके अपने बाल वापस बढ़ाओ। वैसे आपने अभी चश्मा क्यों नहीं पहना था? जगत मेहरा ने सहज भाव से एक कहानी गढ़ दी। मैं पहले अपने दोस्त के साथ लेजर सर्जरी करवाने गया था। मेरी निकट दृष्टि दोष की समस्या ठीक हो गई। अब मैं साधारण चश्मा पहनता हूं। शल्य चिकित्सा, आपने हमें सर्जरी के बारे में पहले से नहीं बताया। जगत मेहरा की मां ने उसे घूर कर देखा। ये एक छोटी सी सर्जरी है। ये सप्ताहांत में हो जाएगी। ये जल्दी हो जाएगी। इससे मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जगत मेहरा कहानी गढ़ता रहा। फिर उसने गर्दन घुमाकर रसोई की ओर देखा। क्या हाल है? क्या तुमने रात का खाना बनाना शुरू कर दिया है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हमें पहले से बता देना कि तुम कब वापस आ रहे हो? तुम इतनी छुपकर वापस क्यों आए? तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है, जगत मेहरा की मां ने डांटते हुए कहा। जगत मेहरा को अपनी मां की डांट की आदत हो चुकी थी। उसने अपना बैग कमरे में फेंका और रसोई की ओर चल दिया। शाम के सिर्फ 5 बजे थे। उसकी मां ने खाना बनाना शुरू नहीं किया था। जगत मेहरा ने फ्रिज खोला और उसमें रखी सामग्री को खंगाला। वो खुद ही रात का खाना बनाने वाला था। जगत मेहरा के माता पिता उत्सुकता से उसके पीछे रसोई में गए। उन्होंने जगत मेहरा को देखा जो बिना हिले डुले सामग्री को घूर रहा था। वो व्यंजन विधि की योजना बना रहा था। क्या तुम सचमुच मेरे बेटे हो, जगत मेहरा? उसकी मां ने अचानक संदेह से पूछा। उसका बेटा पहले खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानता था। वो खाना बनाने में बहुत आलसी भी था। अगर वो घर पर नहीं होती तो वो खुद खाना बनाने के बजाय इंस्टेंट नूडल्स बनाना या बाहर से खाना मंगवाना पसंद करता था। जगत मेहरा के पिता भी इस मजाक में शामिल हो गए। अपनी पहचान साबित करने के लिए, आखिरी बार तुमने बिस्तर कब गीला किया था? जगत मेहरा, जिसने पहले ही रेसिपी सोच ली थी, मुड़कर रसोई के दरवाजे पर खड़े अपने माता पिता की ओर देखा। उसने अपनी आंखों से अपना विरोध व्यक्त किया। अधिकांश बच्चों की अपने माता पिता के प्रति समझ उतनी गहरी नहीं होती जितनी कि उनके माता पिता की अपने बच्चों के प्रति समझ होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बच्चे होने के बाद अधिकांश माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते थे। बड़े होने की प्रक्रिया में बच्चों को बहुत सी चीजें सीखनी और उन पर ध्यान देना होता था। जब तक वे वास्तव में अपने माता पिता पर ध्यान देना शुरू करते, तब तक आमतौर पर वे वयस्क हो चुके होते थे, काम करना शुरू कर चुके होते थे, या उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ चुका होता था। जब जगत मेहरा हाई स्कूल में अपने विद्रोही दौर से गुजर रहा था, तब उसे अक्सर लगता था कि उसके माता पिता के विचार बहुत पुराने और व्यावहारिक हैं। काम शुरू करने के बाद उसे धीरे धीरे समझ में आया कि उनके विचार वास्तव में पुराने और व्यावहारिक हो सकते हैं, जो किशोरों के जोश और आदर्शों के साथ मेल नहीं खाते। लेकिन उनका उद्देश्य अपने बच्चों को उन कुछ गलतियों और असफलताओं से बचाना था जिनका सामना उन्होंने खुद किया था। दुर्भाग्यवश कई सिद्धांत केवल बातचीत से नहीं समझे जा सकते थे। उन्हें सही मायने में समझने और आत्मसात करने के लिए उनका व्यक्तिगत अनुभव करना आवश्यक था। रसोई में व्यंजनों की योजना बना रहे जगत मेहरा ने पाया कि यद्यपि उन्होंने बचपन से अपने माता पिता के साथ हजारों बार भोजन किया था, लेकिन मानकों के संदर्भ में वो रश्मि सिंह के समान स्तर पर नहीं थे, जिन्होंने केवल 4 बार भोजन किया था। हालांकि अपने माता पिता की पसंद पर विजय प्राप्त करना रश्मि सिंह पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कहीं कम था। इस तथ्य के अलावा कि रश्मि सिंह के साथ भोजन करते समय उत्परिवर्तन और विकास को निर्देशित करने के लिए उनकी संवेदी क्षमता और मस्तिष्क विश्लेषण और गणना क्षमता को लक्षित प्रशिक्षण के कई दौर से गुजारा गया था, इसका बहुत कुछ संबंध भोजन के दौरान उनके द्वारा दिए जाने वाले ध्यान की मात्रा से भी था। जब जगत मेहरा रश्मि सिंह और अन्य लोगों के साथ भोजन करता था, तो उसका ध्यान मुख्य रूप से उन्हीं पर रहता था और वह लगातार भोजन के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं सुनता रहता था। पहले जब वह अपने माता पिता के साथ भोजन करता था,
तो उसका ध्यान केवल भोजन या अपने निजी मामलों पर ही होता था। अब जब उसने अपने माता पिता के स्वाद के अनुसार बदलाव करने की कोशिश की, तो उसने पाया कि उसका निर्णय केवल इतना ही था। उसकी मां का खाना नमकीन होता था, लेकिन उसे मसालेदार या मीठा पसंद नहीं था। उसे मछली पसंद थी और वह चर्बी वाले मांस की तुलना में कम वसा वाला मांस पसंद करती थी। उसके पिता का स्वाद भी उसकी मां जैसा ही था, यानी नमकीन। हालांकि उसके दांत कमजोर होने के कारण उसे नरम होने तक पका हुआ मांस खाना पसंद था। सूअर के पेट के बड़े टुकड़े खाना पसंद था और हड्डियों वाला खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसने पहले से तैयारी नहीं की थी, इसलिए घर में ज्यादा सामग्री नहीं थी। उनमें से अधिकतर सब्जियां थी जिन्हें पकाने में जगत मेहरा माहिर नहीं था। फ्रिज में मांस के लिए बस एक प्लेट बचा हुआ था। घर पर खाए जाने वाले व्यंजनों के बारे में सोचते हुए उसे पता था कि जब वो आसपास नहीं होता था तो उसके माता पिता किराने का सामान खरीदने में कंजूसी करते थे। जाहिर है, आज रात अपने माता पिता को प्रभावित करने वाला खाना बनाना उसके लिए नामुमकिन था। फिर भी वो निराश नहीं हुआ। उसने पहले कुछ व्यंजन बनाकर अपने माता पिता के स्वाद को परखने की कोशिश की। उसे विश्वास था कि एक दो बार खाना खाने के बाद वो अपने अनुभव को बेहतर बना लेगा और रश्मि सिंह के स्वाद को और भी अच्छे से समझ पाएगा। आखिरकार उसने अपने माता पिता के साथ हजारों बार खाना खाया था। जब जगत मेहरा ने रेसिपी की योजना पूरी कर ली और खाना बनाना शुरू किया, तो उसने बैठक में अपने माता पिता को धीमी आवाज में बात करते हुए सुना। क्या तुम मदद नहीं करोगे? ये उसके पिता की आवाज थी। हमारे बेटे ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि अब उसके खाना बनाने के कौशल बहुत अच्छे हो गए हैं। मां ने संदेह भरे स्वर में जवाब दिया। क्या तुम फोन करके 2 व्यंजन ऑर्डर करना चाहते हो? पिताजी ने चिंता से पूछा। चावल में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे चावल धोकर बर्तन में डालते हुए देखा। ज्यादा से ज्यादा हम 2 बचे हुए चावल निकालकर गर्म कर लेंगे, फिर उसमें थोड़ी नमकीन सब्जियां और मूंगफली मिला देंगे। इतना काफी होगा। हमारे बेटे का आत्मविश्वास मत तोड़ो। आजकल लड़कियां खाना बनाने वाले लड़कों को पसंद करती हैं। मां ने शांत भाव से जवाब दिया। जगत मेहरा अपने माता पिता की बातचीत सुनते हुए 3 व्यंजन और एक सूप बना रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। हालांकि सीमित सामग्री के कारण रात का खाना देखने में बहुत शानदार नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसके माता पिता ने पाया कि व्यंजन खाने योग्य थे और उनमें जलने या अधपके होने के कोई लक्षण नहीं थे, तो वे बहुत खुश हुए और उसकी खूब प्रशंसा की। पिताजी उत्साह से दौड़कर जगत मेहरा द्वारा खरीदी गई सफेद शराब लाए और धीरे धीरे अपने लिए एक गिलास भरकर पीने लगे। मां भी जगत मेहरा को भविष्य में खाना पकाने के लिए प्रोत्साहित करती रही। उन्होंने उसकी किसी भी कमी या खामी का जिक्र नहीं किया। संक्षेप में, उन्होंने बस उसकी प्रशंसा की। परिणाम स्वरूप, यदि जगत मेहरा अपने माता पिता की व्यंजनों के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता था और उनकी सच्ची भावनाओं का आकलन करना चाहता था, तो वह केवल अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी पर ही निर्भर रह सकता था। खाना खाते समय जगत मेहरा ने पिछले 6 महीनों में घटी कुछ रोचक और मामूली बातों के बारे में बताया। बेशक उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनकी कंपनी दिवालिया हो गई है और फिलहाल उनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है। फिर मानो अनजाने में ही जगत मेहरा ने बताया कि साल की शुरुआत में एक सहकर्मी को बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में पता चला कि ये एक पारिवारिक वंशानुगत बीमारी थी। उनके रिश्तेदारों में से 6 या 7 लोगों को यही बीमारी थी, चाहे ये इस सहकर्मी की बीमारी हो या उसके सहकर्मी की। ये सब जगत मेहरा की मनगढ़ंत कहानी थी। उसका मकसद अपनी मां से इस बारे में बात करवाना था। उसकी मां, जो गपशप करने की शौकीन थी, तुरंत ही अपने ज्ञान, जान पहचान के लोगों और आनुवंशिक रोगों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करने लगी। फिर उसने बताया कि एक रिश्तेदार, जो महिलाओं और बच्चों के अस्पताल में काम करती थी,
ने उसे बताया था कि आजकल कई बच्चों के आनुवंशिक रोगों की जांच की जाती है। इससे पहले से ही रोकथाम और उपचार किया जा सकता है। जगत मेहरा जानता था कि अगर उसके पिता या माता के रिश्तेदारों में वंशानुगत बीमारियों का स्पष्ट इतिहास रहा हो, तो उसकी मां की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता के कारण उसे इसके बारे में पता होना चाहिए। जब उन्होंने पहली बार इस उत्परिवर्तन के कारण के बारे में सोचा, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यह आनुवंशिक बीमारियों के कारण हुआ होगा। उन्होंने इस बारे में सोचा था कि क्या उन्हें अपने माता पिता या स्वयं की पूरी आनुवंशिक जांच करानी चाहिए या नहीं। हालांकि उन्होंने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि इन जेनेटिक सीक्वेंसिंग कंपनियों द्वारा दी गई विश्लेषण रिपोर्टें ज्ञात बीमारियों, ट्यूमर आदि के बारे में थी। जगत मेहरा मूल डेटा और रिपोर्टों को देखकर कुछ भी पता नहीं लगा सकते थे। अगर उसे सचमुच पता चल जाए कि उसके जीन आम लोगों से बहुत अलग हैं, तो इससे अवांछित ध्यान आकर्षित हो सकता है। कुछ समय बाद ही उन्होंने पाया कि शरीर से अलग होने के 10 मिनट बाद ही शरीर के ऊतकों में एक बड़ा बदलाव आ जाता है और वे राख में बदल जाते हैं। वे इसका परीक्षण कैसे कर सकते थे? डीएनए सैंपल को प्रोसेस करने में इससे कहीं अधिक समय लगेगा। उत्परिवर्तित विशाल उल्लू की खोज के बाद जगत मेहरा ने आनुवंशिक रोगों की संभावना को लगभग खारिज कर दिया। तरुण गोयल से मिलने के बाद उन्होंने किसी भी अजनबी या संगठन द्वारा अपना परीक्षण करवाने के विचार को भी पूरी तरह से नकार दिया। उसने इस विषय को अब केवल इसकी पुष्टि करने के लिए उठाया। आखिरकार हर बात में क्या होगा अगर का सवाल तो हमेशा रहता ही है। फिर जगत मेहरा ने इस विषय को दोबारा उठाया और अपने माता पिता को कुछ सक्षम लोगों, विचित्र लोगों या विचित्र व्यक्तित्व वाले लोगों की याद दिलाई, जो जगत परिवार में एकांत में रहते थे या गायब हो गए थे। उसके माता पिता ने भी अपने कुछ पूर्वजों के बारे में बताया जो उन्होंने अपने बड़ों से सुने थे, लेकिन कुछ विश्लेषण के बाद जगत मेहरा को लगा कि यह संभावना नहीं है कि वे उसकी तरह पिशाच थे। कुछ देर खाने पीने और बातचीत करने के बाद जगत मेहरा ने खुद पहल करते हुए मेज साफ की और बर्तन धोए, फिर अपने कमरे में लौट गया। जगत मेहरा को अपने कमरे का दरवाजा बंद करते देख जगत मेहरा की मां ने धीमी आवाज में जगत मेहरा के पिता से कहा, हमारा बेटा इस बार बहुत बदल गया है। जगत मेहरा के पिता ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाया। थोड़ा सा, जगत मेहरा की मां ने आगे कहा, उसने न सिर्फ अपना सिर मुंडवाया है, बल्कि उसे खाना बनाना भी आता है और वो घर के कामों में भी आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। वो पहले से ज्यादा बातें भी करता है। पहले जब वो घर आता था तो मुझे उसके काम और जिंदगी के बारे में पूछने के लिए काफी घुमा फिरा कर बात करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो खुद ही इसके बारे में बात करने लगता है। जगत मेहरा के पिता लगातार सिर हिलाते रहे। ये अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर से व्यायाम करना शुरू कर दिया है और उनकी मानसिक स्थिति नए साल के दौरान लौटने की तुलना में काफी बेहतर है। किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी तरह से काम करने से पहले उसका शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। साथ ही रात में वह जो खाना बनाता था वो भी अच्छा और स्वादिष्ट होता था। उसे जीना आता है। अरे, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब है, हमारे बेटे में अचानक इतना बदलाव आ गया है। इसका कोई कारण तो होगा ही। उनकी कंपनी इतनी व्यस्त है कि उनके पास सप्ताहांत या राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां नहीं होती। ऐसे में उनके पास खाना बनाना सीखने का समय कैसे होगा? उसके पास व्यायाम करने का समय कैसे होगा? अगर मैं घर पर नहीं हूं, तो क्या आप खुद खाना बनाने के बारे में सोचेंगे? जगत मेहरा के पिता स्तब्ध रह गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भौहें चढ़ाकर धीरे से कहा, यह थोड़ा अजीब है। बेशक, वो अपने बेटे की आदतों से भली भांति परिचित था। जब वह काम में व्यस्त होता तो वो खाना खाने के लिए रेस्तरां जाना, खाना ऑर्डर करना या झटपट काम निपटाने के लिए ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स खाना ही चुनता। ये असंभव था कि वो खाना बनाना सीखे। उसे सामान खरीदना, तैयारी करना, पकाना और फिर खाना बनाना पड़ता। खाने के बाद उसे सफाई करनी, बर्तन धोना और कूड़ा फेंकना पड़ता।
इसमें लगने वाला समय कई गुना अधिक होता। उसके बेटे के सामान्य व्यवहार के आधार पर यदि कोई विशेष कारण ना हो तो उसे खाना बनाना सीखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जगत मेहरा की मां ने पूरे यकीन के साथ कहा, नए साल के बाद उसे जरूर प्यार हो गया होगा। आह! जगत मेहरा के पिता चौंक गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह तो अच्छी बात है। जगत मेहरा की मां ने तुरंत कहा, लेकिन उसे तो किसी ने छोड़ दिया होगा। अरे! जगत मेहरा के पिता एक बार फिर स्तब्ध रह गए। जगत मेहरा की मां ने विश्लेषण करते हुए कहा, अगर वो प्यार में नहीं होता तो क्या हमारा बेटा व्यायाम करने और खाना बनाना सीखने में इतना समय बिताता? क्या वो ज्यादा बोलने लगेगा? जगत मेहरा के पिता ने कुछ देर सोचा। ऐसा ही लगता था। किसी व्यक्ति को अपनी सहज प्रवृत्ति को दबाने, अपने आलस्य पर काबू पाने, असंभव को संभव करने के लिए समय निकालने और आमतौर पर समय की बर्बादी माने जाने वाले काम को करने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र चीज विपरीत लिंग और प्रेम की इच्छा से उत्पन्न अज्ञानता ही थी। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि उसे छोड़ दिया गया था? क्या यह स्पष्ट नहीं है? अगर वो पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में था, तो जब मैंने कहा कि मैं उसे एक ब्लाइंड डेट पर मिलवाना चाहती हूं, तो वो मुझे सीधे बता सकता था कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। साथ ही जिस तरह से उसने अपना सिर मुंडवाया है, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपनी महत्वाकांक्षा को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? आपके बेटे को हमेशा से ही इस तरह की बचकानी हरकतें करना पसंद रहा है। हो सकता है कि उसे इस बारे में बात करने का मौका ही न मिला हो और उसे पहले ही अस्वीकार कर दिया गया हो। जगत मेहरा के पिता ने अपनी पत्नी की बातें सुनी और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है। हां, ऐसा लगता है कि यही सच हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अवसादग्रस्त नहीं है। जब किसी व्यक्ति को असफलता मिलती है, तब भी ये उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। जगत मेहरा की मां ने खुशी से कहा, उसके लिए ब्लाइंड डेट पर जाने का ये सबसे अच्छा समय है। उसने अभी अभी कहा है कि वह इस बार 3 दिनों के लिए वापस आएगा। कमरे में अपनी डेस्क के सामने बैठा जगत मेहरा बैठक में अपने माता पिता की बातचीत सुन रहा था। उसका चेहरा थोड़ा हैरान था। उनकी मां की कल्पनाशीलता वाकई अनोखी थी, लेकिन समस्या यह थी कि जगत मेहरा को वास्तव में अपनी मां का विश्लेषण बहुत तर्कसंगत लगा। उसके पास खंडन करने के लिए शब्द ही नहीं थे, जब तक वो शुरू से सब कुछ नहीं बता देता कि वो पिशाच बन गया था, कि वो उत्परिवर्तन लाने के लिए व्यायाम कर रहा था, कि वो खरगोश के मांस से निपटने के लिए खाना बना रहा था, कि उसके पास बहुत समय था क्योंकि वो बेरोजगार था। लेकिन उसने सोचा कि ये स्पष्टीकरण शायद उतने ठोस न हो जितना कि उसकी मां का अभी अभी लगाया गया अनुमान था। जगत मेहरा ने अपना सिर हिलाया। अपने माता पिता की बातचीत छुपकर सुनते हुए वो अपनी उन क्षमताओं के बारे में सोचने लगा जो 8 भुजाओं और 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी से जागृत हो गई थी। जगत मेहरा को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी चेतना अब एक रेडियो स्टेशन की तरह हो गई है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह आसानी से अपनी भावनाओं को अपने आसपास के लोगों तक प्रसारित कर देगा।